शादी की धूमधाम में शहनाई के मधुर स्वर हवा में तैर रहे थे। इतने में शोर उठा, बारात आ गई, बारात आ गई। सब एक साथ स्वागत द्वार की ओर दौड़ पड़े। सजी सबरी दुल्हन को उसकी कुछ सहेलियां द्वार की ओर ला रही थीं। वरमाला की रस्म अदा हुई। पहली बार बर ने वधू की ओर देखा और जैसे कोई उसके कलेजे पर वार कर गया। सारे रंगीन ख्वाब टूट कर बिखर गए। दूल्हा सोचने लगा, जिंदगी ने यह कैसा मजाक उसके साथ किया है। सांवला दुबला पतला शरीर, गड्ढे में धसी आंखें, रूखे मोटे होंठ, दुल्हन का श्रृंगार भी क्या उसकी कुरूपता को ढक पाया था। लेकिन अब क्या हो सकता था। यह गले पड़ा ढोल तो उसे बजाना ही था। इससे अब वह बच नहीं सकता था। पिता के कठोर अनुशासन ने गौरव को अत्यंत लचीला और भीरू बना दिया था। उनके सामने वह मुंह तक नहीं खोल सकता था। जो कुछ वे कहते वह सिर झुकाकर मान लेता। यह रिश्ता गौरव के लालची पिता ने लड़की वालों की अमीरी देखकर तय किया था। लड़की के पिता की लाखों की संपत्ति, उस पर इकलौती संतान, वे फौरन ही इस रिश्ते के लिए मान गए थे। पैसे से उनका मोह जगत प्रसिद्ध था। गौरव ने सुधा के स्वभाव के बारे में तो पहले ही धारणा बना ली थी। बड़े बाप की इकलौती पढ़ी लिखी लड़की, घमंडी और बदमिजाज तो होगी ही। उसके पिता को ऐसी बहू मिलेगी जो उसकी तरह उनसे नहीं दबेगी। उल्टा वे ही कुछ न कह सकेंगे। यह सोचकर उसकी पिता से बदला लेने की भावना को कहीं संतुष्टि मिली। लेकिन आशा के विपरीत सुधा बहुत ही मधुर भाषणी, कम बोलने वाली और संकोची प्रवृत्ति की निकली। बड़ों का आदर सम्मान, बच्चों में प्यार से घुल मिल जाना, हर समय हर किसी को खुश करने के लिए काम में जुटे रहना, अपने इन्हीं गुणों से उसने धीरे धीरे घर भर का मन मोह लिया था। गौरव की बहन अरुणा दीदी, जो उम्र में उससे काफी बड़ी थी, सुधा की तारीफ करते नहीं थकती। दीदी जीजाजी और उनके बच्चे शादी के बाद कुछ दिन उनके पास रुक गए थे। इसी दौरान सुधा उनसे ऐसे घुल मिल गई मानो बरसों से उन्हें पहचानती हो। आश्चर्य की बात यह थी कि सिवाय गौरव के घर भर में कोई भी सुधा के रंग रूप का जिक्र नहीं करता। सब उसके स्वभाव का ही बखान करते। गौरव पत्नी की तारीफ सुनकर खींच उठता। वह अपने दोस्तों में हमेशा सुधा की कुरूपता की चर्चा करता और अपने से उसकी तुलना कर अपने खूबसूरत होने पर गर्व महसूस करता। सुधा पति को प्रसन्न करने का हर तरह से प्रयत्न करती, उसकी छोटी छोटी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती, लेकिन गौरव उससे बात तक नहीं करता। सुधा धैर्यपूर्वक पल पल उसकी बर्फीली बेरुखी सहती। उसे उम्मीद थी कि शायद कभी उसकी जिंदगी का सूरज उदय होगा, जिसकी आंच में यह बर्फ पिघल जाएगी और उसकी कपकपाती जिंदगी को प्यार की नरम धूप का सेक मिलेगा। इस बीच गौरव का अपने दफ्तर की नंदिनी से मेलजोल बढ़ने लगा। नंदिनी उस पर काफी पहले से ही डोरे डाल रही थी। वह गौरव को फांस कर उससे शादी के सपने देखा करती। सुंदर सजीले गौरव पर बहुत सी लड़कियां मरती थीं, उससे दोस्ती करना चाहती थीं, मगर गौरव शर्मीले स्वभाव का होने के कारण लड़कियों से बहुत झेंपता, उनसे बात करने से भी झिझकता और नजरें बचा कर निकल जाता। लेकिन अब वह पहले सा लजीला, रूखा और नीरस युवक नहीं रह गया था। नंदिनी गौरव के दिल की हालत समझ रही थी। उसने सुन रखा था कि गौरव की पत्नी एक कुरूप नारी है। नंदिनी को अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान था। वह रोज तरह तरह से अपने को सजा संवार कर दफ्तर आती और गौरव को रिझाने का प्रयास करती। आखिरकार गौरव उसके जाल में फंस ही गया। आर्थिक रूप से गौरव अब सक्षम हो चुका था। दहेज में मिली लाखों की संपत्ति उसकी थी। पिता बूढ़े हो रहे थे, गठिया के रोग से पीड़ित थे, चल फिर नहीं सकते थे। स्वतः ही उनका रौब कम हो चला था। गौरव धीरे धीरे मनमानी पर उतर आया था। सुधा को गौरव ने पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया था। बस उसकी झोली में एक प्यारा सा बेटा डालकर उसके प्रति अपने कर्तव्य की इति समझ बैठा था। वह सारा दिन घर के कामकाज एवं सास ससुर और बच्चे की देखभाल में जुटी रहती। इधर गौरव रात रात भर गायब रहता। उसके और नंदिनी के संबंध किसी से छिपे न रहे, लेकिन किसी की भी हिम्मत न थी जो उससे कुछ कह सके। पूरा घर उससे भयभीत रहने लगा था। भीतर ही भीतर सुधा घुटती रहती, मगर ऊपर से खामोश रहती। वह घर में किसी प्रकार की कलह नहीं चाहती थी। हीन भावना की गहराई में उसकी अपनी अस्मिता कहीं डूब गई थी। गौरव की अय्यासी के किस्से जब एक दिन सुधा के माता पिता तक पहुंचे तो वे चुप नहीं रहे। एक दिन जब गौरव नंदिनी के साथ कोई फिल्म देखकर लौटा तो अचानक अपने ससुर को घर पर देखकर चौंक पड़ा।
कहाँ से आ रहे हो गौरव? ससुर कृष्णलाल ने व्यंग्यात्मक स्वर में गौरव से पूछा। एकाएक गौरव से कोई उत्तर नहीं बन पड़ा। धीरे से बोला, दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था। यह सुनते ही उसके ससुर कठोर स्वर में बोले, यह मत समझो कि हमें तुम्हारी कारगुजारियों का पता नहीं है। सोच रहे थे कि शायद तुम अपने आप संभल जाओ। सुधा बेचारी ने तो आज तक तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा। हर पत्र में तुम्हारी तारीफ ही लिखती रहती थी। वह तो भला हो तुम्हारे पिताजी का, जिन्होंने तार देकर मुझे बुलवा लिया, अपने बेटे की चरित्रहीनता दिखलाने, उसकी कीर्ति सुनवाने। फिर कुछ रुक कर वे बोले, लेकिन सुधा को मैं अब और अपमानित होने के लिए यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं उसे ले जा रहा हूँ। हम सुबह की गाड़ी से ही आगरा चले जाएंगे। तुमने अगर अपने रंग ढंग नहीं बदले तो मजबूरन हमें सुधा को तुमसे तलाक दिलवाना पड़ेगा। ससुर की बातों और धमकी से गौरव काफी परेशान हो गया। मन ही मन सोचने लगा कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। सुधा के जाने से तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। बेटे चंदन की देखभाल कौन करेगा? उसकी पढ़ाई का क्या होगा? नंदिनी गौरव के लिए सिर्फ दिल बहलाव का जरिया थी, वरना उसके छिछले स्वभाव को गौरव समझता था। वह इतना नासमझ नहीं था जो जानता न हो कि इस तरह की लड़कियां सुख की साथी होती हैं, दुख की नहीं। दूसरे दिन लाख मिन्नतें करने के बावजूद गौरव के ससुर बेटी को अपने साथ ले गए। चंदन को उसके दादाजी के कहने पर मजबूरन उन्हें वहीं छोड़ना पड़ा, वरना गौरव के कहने से तो वे कदाचित नहीं मानते। सुधा के जाते ही घर का पूरा नक्शा ही बिगड़ गया। गौरव को दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ी। उसने नंदिनी से सहायता मांगी तो उसने साफ शब्दों में कह दिया, गौरव और कुछ करने को कहो तो कर सकती हूँ, लेकिन घर की देखभाल ना बाबा ना, वो मेरा विभाग नहीं। 2-3 दिन की लगातार भागदौड़ के बाद उसे अपने एक दोस्त के जरिए एक नौकरानी मिल गई। करीब 1 हफ्ते तो उसने ठीक तरह से काम किया। 8वें दिन पता चला कि सुधा की अलमारी से सब साड़ियाँ और कुछ गहने लेकर वह चंपत हो गई है। बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। चंदन हर वक्त माँ को याद करता रहता। पिताजी माँ कब आएंगी? कहाँ गई हैं? मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गईं? वह बार बार पूछता। माँ के बगैर उसे खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। वह बहुत उदास और गुमसुम रहने लगा था। गौरव से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं जाती। गौरव चाहता था कि सुधा लौट आए। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। ऐसे में ही एक दिन गौरव को अरुणा दीदी की याद आई। हाँ, दीदी ही सुधा को वापस ला सकती हैं। यह विचार मन में आते ही तुरंत ही वह बेटे चंदन को लेकर मेरठ चल दिया। दीदी उसे अचानक आया देखकर हैरान रह गईं। आश्चर्यचकित हर्ष से पूछने लगीं, अरे गौरव, अचानक कैसे आना हुआ? सुधा कहाँ है? भाई को देखकर उनका चेहरा स्नेह से भीग उठा था। अभी तक उन्हें गौरव की हरकतों का पता न लग पाया था। गौरव फीकी हंसी से सुधा के न आने की बात टाल गया। दीदी समझ गई थी कि जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना गौरव यूं चंदन को लेकर अकेला क्यों आता। दीदी ने उस समय ज्यादा कुछ नहीं पूछा। रात को खाने पर जीजाजी के बार बार पूछने पर आखिर गौरव फूट पड़ा। जीजाजी, सुधा अब कभी नहीं आएगी। अपनी ही गलती से मैंने उसे खो दिया है। मैंने उसकी कद्र नहीं की। क्या मुंह लेकर अब मैं उसके पास जाऊं? गौरव ने उनसे कुछ नहीं छिपाया, सारी बातें सच सच बता दी। गौरव पश्चाताप की आग में जल रहा है। यह देखकर दीदी ने उसे समझाया, गौरव, यह तुम तीनों की जिंदगी का सवाल है। जाने को तो मैं जाकर सुधा को ला सकती हूँ, लेकिन इस तरह तुम्हारा प्रायश्चित अधूरा रह जाएगा। सोच लो, सुधा को जो खुशी तुम्हारे जाने से होगी, वह मेरे जाने से नहीं। फिर इस बात का क्या भरोसा कि उसके माता पिता सुधा को मेरे साथ भेज ही देंगे। इसलिए तुम ही जाओ तो अच्छा रहेगा। गौरव के ससुराल आने पर सुधा के माता पिता को जरा भी हैरानी नहीं हुई। उन्हें अपनी संकोची स्वभाव की गुणवान बेटी पर बहुत मान था। उन्हें पूरा यकीन था कि उस जैसी आदर्श पत्नी की कद्र गौरव एक दिन जरूर करेगा। इसी भरोसे पर तो वे अपनी बेटी को अपने साथ ले आए थे कि दूर रहकर ही गौरव उसके गुणों को आंक पाएगा, और हुआ भी वही। अपने कमरे में सुधा उत्सुकता से गौरव के आने का इंतजार कर रही थी। गौरव एक क्षण दरवाजे पर ठिठका, फिर उसने आगे बढ़कर सुधा को बाहों में भरकर उदास स्वर में पूछा, मुझे माफ करोगी सुधा? सुधा खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने गौरव के सारे अपराध क्षमा कर दिए थे।
तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।